India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आप सभी का। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। सीबीआई कोर्ट ने आकार पटेल को बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने का दिया निर्देश। सीबीआई निदेशक को माफी मांगने का निर्देश पर भी लगाई रोक। एनजीओ को विदेशी फंडिंग मामले में केंद्र को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। कोर्ट ने एफआरसीए संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता रखी बरकरार। कहा, विदेशी चंदा प्राप्ति पूर्ण अधिकार नहीं, विदेशी चंदा कर सकता है देश की नीतियों को प्रभावित। मुल्ला पेरियार डैम पर सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइजरी कमेटी के पुनर्गठन करने का दिया निर्देश। कहा, दोनों राज्यों से एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी में हो शामिल। आदेश पालन पर दोनों राज्यों के मुख्य सचिव बनाया जवाबदेह। पश्चिम बंगाल के भीरभूम नरसंहार मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या की सीबीआई जांच के दिए निर्देश। कहा, एसआईटी का जांच में प्रभावी योगदान नहीं। India Legal presents Courts Roundup. विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी कि उसने सीबीआई निदेशक को पटेल को लिखित माफी भेजने के लिए कहा था। विशेष अदालत ने आदेश दिया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व अध्यक्ष आकार पटेल उसकी अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकते। यह आदेश एसीएमएम द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर एक पुनः निरीक्षण आवेदन पर पारित किया गया था, जिसने पटेल के खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी एक लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया था। अदालत ने गुरुवार को सीबीआई निदेशक से केंद्रीय एजेंसी में जनता का विश्वास बहाल करने के उद्देश्य से पटेल को एक लिखित माफी भेजने का भी आग्रह किया। बुधवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक उड़ान में सवार होने से रोके जाने के बाद दायर की गई पटेल की याचिका में मजिस्ट्रेट का आदेश पारित किया गया था। उन्हें बताया गया कि सीबीआई ने उनके खिलाफ एलओसी जारी कर दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस या एलओसी रद्द करने और लिखित माफीनामा दिए जाने के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील के मामले में सुनवाई हुई। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आकार पटेल के मामले पर सीबीआई निदेशक को लिखित माफीनामा देने के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। साथ में कोर्ट की अनुमति के बिना पटेल के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले पर पटेल को अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है। कोर्ट अब 12 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगा। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि एफसीआरए के तहत चार्जशीट दाखिल की गई, जिसके बाद एलओसी जारी किया गया। पटेल को गिरफ्तार भी नहीं किया गया था, केवल एलओसी ही जारी की गई थी। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि आदेश जारी किया गया है, हमें मामले पर अपील फाइल करने का भी मौका नहीं मिला और पटेल ने देश छोड़ने का एक और प्रयास किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सीबीआई के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला भी दाखिल किया है। गौरतलब हो कि सीबीआई के एक सर्कुलर के चलते आकार पटेल को अमेरिका जाने वाले जहाज पर बेंगलुरु हवाई अड्डे पर चढ़ने से रोक दिया गया था। सीबीआई ने दावा किया था कि आकार पटेल और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत एक मामले की जांच की जा रही है और कोर्ट में चार्जशीट भी पेश की गई है। इस मामले में दिल्ली की निचली अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया था कि एजेंसी की ओर से
सीबीआई निदेशक आकार पटेल लिखित में माफी मांगेंगे और सर्कुलर को वापस लेकर अपनी चूक स्वीकार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इधर एनजीओ को विदेशी फंडिंग मामले में केंद्र को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एफसीआरए के 2020 संशोधन की वैधता बरकरार रखी है और अब एनजीओ द्वारा विदेशी चंदे की प्राप्ति और उपयोग पर लगाई गई नई शर्तें लागू रहेंगी। दरअसल कोर्ट ने कहा कि विदेशी दान प्राप्त करना पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी माना कि विदेशी चंदा देश की नीतियों को प्रभावित कर सकता है और राजनीतिक विचारधारा को थोप सकता है और इसलिए उन्हें कम किया जाना चाहिए। एनजीओ को विदेशी फंडिंग के मामले में केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी योगदान विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 या एफआरसीए संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। ये कानून भारत में स्थित संगठनों द्वारा विदेशी योगदान को संभालने के तरीके पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि एनजीओ द्वारा विदेशी चंदे की प्राप्ति और उपयोग पर लगाई गई नई शर्तें लागू होती रहेंगी। एसबीआई खाते में ही विदेशी धन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विदेशी धन के हस्तांतरण पर रोक लगाने वाले एफसीआरए संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच पर फैसला सुनाया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि संशोधनों ने विदेशी धन के उपयोग में गैर सरकारी संगठनों पर कठोर और अत्यधिक प्रतिबंध लगाता है। हालांकि जस्टिस एएम खानविलकर, अभय एस ओका और सिटी रवि कुमार की बेंच ने माना है कि एफसीआरए मंजूरी के लिए आधार नंबर नहीं दिए जा सकते हैं और कहा कि आवेदकों को इसके बजाय पासपोर्ट पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि विदेशी दान प्राप्त करना पूर्ण या निहित अधिकार भी नहीं हो सकता है। न्यायालय ने यह भी देखा कि भारत में दानदाताओं की कोई कमी नहीं है और धर्मार्थ संघों को विदेशी योगदान के कारण विदेशी देश के प्रभाव को कम करने के लिए देश के भीतर दाताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसी भी देश की आकांक्षाएं विदेशी चंदे की उम्मीद पर पूरी नहीं हो सकती, बल्कि अपने ही नागरिकों की कड़ी मेहनत और उद्योग के दम पर लक्ष्य हासिल करने के लिए दृढ़ दृष्टिकोण से पूरी होती है। हालांकि कोर्ट ने माना कि एफसीआरए मंजूरी के लिए आधार नंबर नहीं दिए जा सकते हैं और कहा कि आवेदकों को इसके बजाय पासपोर्ट पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी माना कि विदेशी चंदा देश की नीतियों को प्रभावित कर सकता है और राजनीतिक विचारधारा को थोप सकता है और इसलिए उन्हें कम किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आयोजित किया। दरअसल धर्मार्थ गतिविधि एक व्यवसाय है। धर्मार्थ गतिविधि करने के लिए भारत के भीतर योगदान प्राप्त करना अलग तरह से विनियमित किया जा सकता है और किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इधर केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच तनाव का मुद्दा बने मुल्ला पेरियार डैम पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सुपरवाइजरी कमेटी के पुनर्गठन करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों से एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी में शामिल हो और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को ज्यादा अधिकार दिए हैं। दरअसल कोर्ट ने कहा कि कमेटी के आदेश के पालन करने पर दोनों राज्यों के मुख्य सचिव जवाबदेह होंगे। मुल्ला पेरियार डैम को लेकर केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच चल रहे विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने डैम के लिए बनाई गई सुपरवाइजरी कमेटी के पुनर्गठन करने का निर्देश देते हुए दोनों राज्यों से एक टेक्निकल एक्सपर्ट को भी इसमें शामिल करने का निर्देश दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को ज्यादा अधिकार दिए। साथ ही कोर्ट ने डैम की सुरक्षा समेत सभी मसलों पर कमेटी के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया और कमेटी के आदेश के पालन करने के मामले को लेकर दोनों राज्यों के मुख्य सचिव जवाबदेह होंगे। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक बांध नियामक प्राधिकरण का गठन नहीं हो जाता तब तक मुल्ला पेरियार बांध पर बनी सुपरवाइजरी कमेटी इससे संबंधित सभी निर्णय ले सकती है।
इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को पूर्ण रूप से कार्य करने में पूरा 1 साल का समय लगेगा। केंद्रीय जल आयोग का पक्ष रखने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने तर्क दिया था कि मौजूदा पर्यवेक्षी समिति को तब तक फिलहाल काम करना जारी रखना चाहिए। दोनों राज्य बांध की स्थिरता को लेकर आमने सामने हैं। केरल की मांग है कि एक नया बांध बनाया जाना चाहिए और तमिलनाडु कह रहा है कि एक नए बांध की आवश्यकता नहीं है। केरल में आलोचकों को ये भी डर है कि बेबी बांध की संरचना को नीचे की ओर मजबूत करके तमिलनाडु मुल्लापेरियार जलाशय में भंडारण स्तर को 142 फीट के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 152 फीट कर देगा, जबकि केरल संरचनात्मक स्थिरता का हवाला देते हुए बांध में जल स्तर बढ़ाने के खिलाफ रहा है। केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर बांध का निर्माण 1895 में हुआ था। बांध का संचालन तमिलनाडु सरकार सिंचाई और बिजली उत्पादन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए करती है। केरल सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए एक नए बांध निर्माण पर जोर देता है, जबकि तमिलनाडु सरकार का कहना है कि इसका ढांचा काफी मजबूत है। बता दें कि पिछले माह के अंत में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों राज्यों को सलाह दी कि 126 साल पुराने बांध की देखरेख और संरचनात्मक सुरक्षा के मामले को पर्यवेक्षी समिति द्वारा निपटाया जा सकता है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया है ताकि तमिलनाडु के साथ चल रहे विवाद का स्थायी समाधान हो सके। 30 दिसंबर 2021 से ये अधिनियम लागू हो गया। इस बांध के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण जिम्मेदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अनुसार किया गया एडहॉक यानी तदर्थ भुगतान ग्रेजुएटी गणना के उद्देश्य के लिए ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 2 के तहत अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर वेतन का हिस्सा नहीं है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि एक पक्ष जो एक अंतरिम आदेश का आनंद ले रहा है, ऐसे में अंतरिम आदेश का लाभ खोने के लिए बाध्य होगा अगर मामले का अंतिम परिणाम उसके खिलाफ जाता है। इस मामले में उठाया गया मुद्दा ये था कि क्या पिछले दौर की मुकदमेबाजी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अनुसार श्रमिकों को किया गया तदर्थ भुगतान ग्रेजुएटी की गणना के उद्देश्य से ग्रेजुएटी भुगतान अधि के तहत अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर वेतन का हिस्सा बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर भरोसा करके उठाए गए विवाद के संबंध में पीठ ने इस प्रकार कहा, जब भी राज्य या राज्य की संस्थाएं व्यक्तिगतवादियों को दिए गए छोटे लाभों को चुनौती देने वाली अपीलों के साथ आती हैं, तो ये न्यायालय अनुपालिकता के परीक्षण को ये देखने के लिए लागू करता है कि क्या संबंधित व्यक्ति को दिए गए लाभों की मात्रा कानून के प्रश्न के परीक्षण को उचित ठहराती है। दूर से उस छोटे आदमी की कीमत पर इस तरह के मामलों में कानून के सवाल में जाने से इस न्यायालय के इनकार को एक विशेष तरीके से कानून के सवाल का जवाब देने के समान नहीं माना जा सकता। अपील की अनुमति देते हुए पीठ ने अधिनियम के तहत हाईकोर्ट नियंत्रण प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अंतरिम आदेशों के अनुसार किया गया तदर्थ भुगतान वेतन का हिस्सा होगा। तो इधर मध्य प्रदेश में टीईटी के पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल होने के मामले में विसल ब्लोअर आनंद राय की ओर से एमपी टीईटी पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए सीजीआई के सामने जल्द सुनवाई की मांग उठाई। आनंद राय की तरफ से वकील विवेक तंखा ने सीजीआई के सामने मेंशन किया कि सीजीआई मामले की सुनवाई के लिए हुआ तैयार। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 11 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल व्यारपम घोटाले के विसल ब्लोअर रहे आनंद राय को एमपी पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश ले गई। वकील विवेक तनखा ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस के सामने वो खुद ही पेश होने वाले थे, लेकिन पुलिस ने कल उनको दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। विवेक ने कोर्ट को बताया कि वो एमपी टीईटी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए याचिका दाखिल किया था और इस मामले में उनके खिलाफ मध्य प्रदेश के अजाक थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसकी जांच के लिए पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में सोमवार को 4 अप्रैल तक गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। मध्य प्रदेश टीईटी प्रश्न पत्र का स्क्रीन
शॉट काफी वायरल हुआ था। स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर डॉक्टर आनंद राय और कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने पोस्ट किया था। दरअसल व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर रहे आनंद राय को मध्य प्रदेश पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश ले गई थी। वकील विवेक तनखा ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस के सामने वो खुद ही पेश होने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश टीईटी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में उनके खिलाफ मध्य प्रदेश के अजाक थाने में मुकदमा दर्ज है और उनको पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं अब मामले में सोमवार 4 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी से राहत दी थी। बात अब कलकत्ता हाईकोर्ट की, जिन्होंने सीबीआई को टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के मामले में जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने इससे पहले पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा की जांच सीबीआई को सौंप दी थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता भादु शेख की हत्या के प्रतिशोध में कथित तौर पर 8 लोग मारे गए थे। अदालत ने गुरुवार को टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की खंडपीठ ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि ये प्रथम दृष्टया विचार है कि 2 घटनाएं यानी शेख की हत्या और लगभग 8 लोगों की हत्या आपस में जुड़ी है। कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि न्याय के हित में और ये सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कि नरसंहार के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, दोनों जांच सीबीआई को हस्तांतरित की जानी चाहिए। स्थानीय टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर गुरुवार को पीठ के समक्ष कई आवेदन दायर किए गए थे। संबंधित वकीलों ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि भादु शेख की हत्या और उसके परिणाम स्वरूप नरसंहार हमेशा जुड़े हुए थे और इस प्रकार एजेंसी को समग्र जांच करनी चाहिए। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाईजे दस्तूर ने कहा कि सीबीआई भादु शेख की हत्या की जांच करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने चिंता व्यक्त की कि सीबीआई जांच के लिए इतनी देरी से याचिका के कारण अब तक महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो गए होंगे। सुनवाई की आखिरी तारीख पर कोर्ट ने गौर किया कि हालांकि 22 मार्च को एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन जांच में एसआईटी का कोई प्रभावी योगदान नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस थाना घटनास्थल के काफी नजदीक होने के बावजूद पुलिस समय पर घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण घरों के अंदर फंसे लोगों को जलाते रहे। तो इधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की स्थानीय अदालत ने एनडीपीएस के एक आरोपी अब्दुल लतीफ की मौत की न्यायिक जांच का आदेश दिया है। लतीफ ने पिछले महीने किश्तवाड़ के तहसील चतरू के पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर एक लॉकअप में खुद को फांसी लगा ली थी। प्रधान सत्र न्यायाधीश किश्तवाड़ वीआईपी कोतवाल ने जम्मू कश्मीर जिला बार एसोसिएशन किश्तवाड़ की ओर से दायर एक याचिका पर सीआरपीएफ की धारा 176 के तहत न्यायिक जांच के आदेश दिए। लतीफ को फरवरी 2022 में नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके मुताबिक उसके खिलाफ थाना चटरू से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर नंबर 18/2022 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसे थाने में लॉकअप में रखा गया था। लतीफ की मौत पर पुलिस ने दावा किया कि उसने खुद को कंबल से लटका लिया और आत्महत्या कर ली। बार एसोसिएशन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि लतीफ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ऐसी स्थिति में पुलिस की हिरासत में और कानून के आदेश के अनुसार थाना प्रभारी की अध्यक्षता वाले संबंधित पुलिस स्टेशन एक कानूनी और वैधानिक दायित्व के तहत एक लिखित रिपोर्ट बनाने के लिए बाध्य है। उसी न्यायालय को जिसके तहत के उक्त आरोपी को संबंधित पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया था। पुलिस रिपोर्ट समेत तथ्यों के विवरण का अध्ययन करने के बाद अदालत ने कहा कि जब मृतक ने कथित तौर पर आत्महत्या की और उसकी मृत्यु हो गई तो वो पुलिस की हिरासत में था। इसलिए सवाल यह है कि क्या मृतक ने आत्महत्या की है या वो पुलिस द्वारा कथित यातना या दुर्व्यवहार का शिकार हुआ है। हालांकि कोर्ट ने आगे कहा कि वो इस तथ्यात्मक विवाद को सुलझाने का साहस नहीं कर सकता, इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए इसकी गहन जांच की आवश्यकता होगी। न्यायालय ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ को 2 सप्ताह के मामले में जांच करने का निर्देश दिया। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर बेंच ने हाल ही में एडिशनल के उद्देश्य के लिए नीट यूजी 2021 परीक्षा और काउंसलिंग में भाग लेने के परिणाम के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में अपनी पात्रता का दावा करने वाले याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी। अदालत ने कहा कि वर्तमान मामला अधिकारियों द्वारा दिमाग का इस्तेमाल न करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो विकलांगता प्रमाण पत्र देने के ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे से निपटते हैं। न्यायालय का विश्वास
इस तथ्य से समाप्त होता है कि इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता की दूसरी बार भी मेडिकल टेस्ट के लिए दिए गए निर्देश के परिणाम स्वरूप बिना मानदंडों का पालन किया प्रमाण पत्र जारी किया गया, जो कि एक उम्मीदवार की पात्रता पर विचार करने के लिए निर्धारित किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा एमबीबीएस यूजी कोर्स 2021 में प्रवेश पाने के उद्देश्य से परमानेंट विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश की मांग करते हुए तत्काल रिट याचिका दायर की गई है। न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए समक्ष प्राधिकारी की विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए याचिकाकर्ता की फिर से जांच करने का आदेश दिया था। अदालत ने बोर्ड को याचिकाकर्ता की फिर से जांच करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अधिक सावधान रहने का निर्देश दिया। अदालत ने अपने कर्तव्यों का पालन करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से इंकार करते हुए अधिकारियों को भविष्य में उचित तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया। ये भी जोड़ा गया कि उक्त प्रमाण पत्र जारी करने में अधिकारियों की लापरवाही रही है। अदालत ने कहा कि अधिकारियों को उन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखना होगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। अदालत ने टिप्पणी की है कि प्रमाण पत्र जारी करना या जारी न करना इन प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करने वाले छात्र के करियर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर फिरते आवारा कुत्तों से पैदा हुए खतरे पर स्वतः संज्ञान मामला दर्ज किया। हाईकोर्ट ने यह मामला एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को ध्यान में रखते हुए दर्ज किया। इस घटना में एक आवारा कुत्ते के काटने से 8 साल के लड़के की मौत हो गई थी और उसकी बहन 20 से अधिक आवारा कुत्तों द्वारा हमला किए जाने के बाद गंभीर रूप से घायल हुई थी। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने घटना से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए मामले का संज्ञान लिया। पीठ ने खबर को बेहद परेशान करने वाला करार दिया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती मृतक की बहन को उचित मेडिकल देखभाल और उपचार दिए जाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मुख्य मेडिकल अधिकारी लखनऊ को उसके परिवार के सदस्यों से संपर्क करके उसे सभी मेडिकल सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। उसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के उपयुक्त विभाग में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अदालत ने सख्ती से कहा, घायल बालिका को बिना किसी शुल्क के हर संभव मेडिकल उपचार दिया जाएगा। यदि कोई शुल्क हो तो उसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के कुलपति व्यक्तिगत रूप से लड़की को दिए जाने वाले उपचार की निगरानी करेंगे। अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को निम्नलिखित कदम उठाने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी लखनऊ को घटना से अवगत कराएं और आदेश में व्यक्त न्यायालय की चिंताओं से भी अवगत कराएं। निर्देश प्राप्त करें कि मृतक लड़के के परिवार को आर्थिक रूप से कैसे मुआवजा दिया जा सकता है या अन्यथा ऊपर वर्णित घटना में उसकी दुखद मृत्यु के कारण मुआवजा दिया जा सकता है। आदेश की एक कॉपी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नगरीय विकास विभाग और पशुपालन विभाग में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव को भी तामील कराएं। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.